बच्चों एक चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हमें कुछ ऐसी टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मेनली कल क्या था, कल आपको नोमेनक्लेचर तक मैं बता करके ख़त्म किया था। आज जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड का। तो बात करते हैं, इसमें कंबशन की बात करते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील। कोई भी चीज़ें जब जलती हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दरअसल उसी के विषय में हमें चर्चा करना है। मेन कंबशन क्या क्या है, तो मेनली इसमें क्या होता है, जैसे कि हीट और लाइट जनरेट होना। जैसे कोई भी कार्बन अगर है हमारे पास, तो कार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ मिलना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में हीट एंड लाइट क्या होता है, जनरेट होता है। ऐसे एक और है, जैसे मीथेन हो गया। मीथेन से अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कंबस्ट करते हैं, उसको जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है? मीथेन को अगर जलाएंगे तो साथ में हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2 होगा, और हीट एंड लाइट इससे क्या होता है, जनरेट होता है। ऐसे हम इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल के साथ में अगर ऑक्सीजन ले तो क्या बनेगा, CO2 H2, और साथ में हीट एंड लाइट जनरेट होगा। तो ये मेनली क्या है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबशन का। इसके बाद से एक हमें स्टेट पढ़ना पड़ता है, किसका? ऑक्सीडाइजेशन पढ़ना पड़ता है, किसका? इथेनॉल का। जब इथेनॉल इथेनॉल का ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे एग्जाम में आता ही पूछता है, तो उसके लिए हम रिएजेंट क्या क्या लेंगे उसके विषय पे थोड़ी सी बात कर लें। इथेनॉल, जो कि आपको पता होगा कि ये क्या होता है बच्चों, कि अपने आप में इसका काफ़ी यूज में जनरल तौर पर आजकल आ रहा है। मेनली ये पेट्रोल के साथ भी क्या हो रहा है आजकल के टाइम में, इसको हम यूज में लेकर के आ रहे हैं इथेनॉल को। पेट्रोल के साथ मिक्स करके भी हम इथेनॉल को लेकर के आ रहे हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये क्या है बच्चों, CH3COOH है ना। यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी थी, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है? CH3COOH है। होल्ड ऑन, बस एक मिनट की बात है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। क्या होगा? ओके, एक मिनट, दिक्कतें हैं कुछ, उसको आज CH3COOH क्या होता है? ये एसिटिक एसिड होता है, या इसको हम ऑक्जेलिक एसिड भी कभी कभार कहते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा आ रहा है? COOH आ रहा है। अब इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ में क्या क्या हमारे पास में, दो कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक क्या है हमारे पास में, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा दोनों कंबाइन होकर के इथेनॉल मिल जा रहा है। इसमें क्या क्या यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पर, तो इसमें हम यूज करते हैं अल्कलाइन KMnO4। साथ में क्या होगा, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद से और भी सारे इसमें हैं, जैसे कि K2Cr2O7 भी यूज करते हैं, और भी लेते हैं, जैसे हीट करते हैं इसको, तो ये देता है हमें एसिटिक एसिड देता है, CH3COOH देता है। ये ऑक्सीडेशन है किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CH3COOH। और साथ में हम कैटालिस्ट के तौर पर क्या ले रहे हैं? अल्कलाइन KMnO4, और साथ में हम उसको हीट कर रहे हैं, या और भी उसकी जगह ले सकते हैं Kr2 K2Cr2O7, और साथ में हम उसको हीट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COOH मिलता है। ऑक्सीडेशन में, यहाँ कंबशन में हमने देखा क्या कि भाई कार्बन का ऑक्सीजन का आपस में जलना, तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज जलती है तो उसे क्या निकलता है? हीट और लाइट निकलता है ना। ऐसे ही बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल से इथेनोइक एसिड का। ये काफी वेटेज रखता है टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, कन्वर्जन किसका? इथेनॉल का इथेनोइक एसिड्स का। अभी हमने देखा क्या क्या ले रहे हैं बच्चों, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मेथेनोइक इथेनोइक एसिड इसको बोल दे रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल है, दो कार्बन की वजह से इथेन इसमें लग रहा है। क्या ले रहे हैं? अल्कलाइन KMnO4, और साथ में हीट रिलीज कर रहे हैं, और साथ में K2Cr2O7 प्लस हीट हो जा रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? ये कन्वर्जन है किसका? इथेनॉल से हम इथेनोइक एसिड बना रहे हैं। और इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों? CH3COOH होता है, जो कि हम एसिटिक एसिड भी इसका नाम बोलते हैं। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन एटम का एडिशन होना क्या कहता है? ऑक्सीडेशन कहता है। और इथेनॉल मॉलिक्यूल है, दो चीजें हैं।
इथेनॉल जो होता है इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें जो है आपका 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किसमें? एसिटिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। और इथेनोइक एसिड के पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इथेनॉल में एक ही ऑक्सीजन है। ये पर मॉलिक्यूल इसका जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है? COOH ग्रुप है। अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बच्चों बता दिया करो, क्लियर होना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। जैसे कि अब इसमें जो एजेंट हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम देख रहे थे अल्कलाइन KMnO4 ले रहे थे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? अल्कलाइन KMnO4। ये क्या होता है? पोटासियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पोटासियम परमैंगनेट। और एक और हमारे पास में पोटासियम डाइक्रोमेट है जो कि K2Cr2O7 है। क्या बन रहा है? इथेनॉल से एसिटिक एसिड बन रहा है। यहाँ पर भी दिक्कत है, CH3COOH है ना, COOH है ये, इसको क्लियर कर लेना आप लोग। एडिटिंग में दिक्कत हुआ है ना, ये चीजें हटा देना। एसिटिक एसिड तो क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें हम 2 क्या ले रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। कौन कौन से? अल्कलाइन KMnO4, और उसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और साथ में हमारे पास में है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये। तो ये कन्वर्जन है क्या? इथेनॉल से हम इथेनोइक एसिड बना रहे हैं। एक बात दिमाग में रखना, ये रिएक्शन अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो? अच्छे से चीजों को लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में इसको बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जिसको हम एक दूसरे टर्म में बोलते हैं क्या बच्चों? हाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें क्या लेते हैं हम? एक लेते हैं हमारे पास में कार्बन कार्बन इन वाला जो टर्म होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड कार्बन जो हाइड्रोजन के या निकल या कैटालिस्ट के तौर पर हम लेते हैं और उसको हाइड्रोजन के साथ में जब हम हीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देता है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कैटालिस्ट लेंगे, निकल, हीट करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा? हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ। और ये जो प्रोसेस होता है वो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हो क्या रहा है इसमें? तो बच्चों एक हमारे पास में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये RR का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन। और ये इन वाला पार्ट ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? ये हम नाम देते हैं उसको एडिशन रिएक्शन। और एक और टर्म इसको कहते हैं हम क्या? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जिसके लिए कैटालिस्ट क्या लेंगे? निकल लेंगे कैटालिस्ट और साथ में हीट कर देंगे तो हमें मिल जाता है सिंगल का एक बॉन्ड मिल जाता है, जो कि ये कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है। 3 या 4 जैसे भी आप इसमें चाहो कार्बन लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। जितना वो लेंगे उतना 4 तो आपको दिख ही रहे होंगे, 4-5 हो जाएंगे लमसम इसमें और बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट कर रहा है किसी हाइड्रोजन से, प्रेजेंस में किसके? निकल के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है और निकल हमारा कैटालिस्ट है, तो इससे साथ में हम उसको हीट करते हैं और क्या बना देते हैं? एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसको समझने जरूरी है। एडिशन रिएक्शन जो होता है मेनली इसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ठीक है। इसका एडिशन रिएक्शन का मेन क्या रोल है? आप देख पा रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है? सैचुरेटेड कार्बन, और साथ में हम कैटालिस्ट के तौर पर निकल ले रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं और बीच में हाइड्रोकार्बोनेशन कहते हैं इसको। अब रिएजेंट के तौर पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों? ले रहे हैं हाइड्रोजन, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्रॉस में क्या होता है? ये चेंज होता है। फिर कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये काम करता है जिसको हम बोलते हैं पैलेडियम। पैलेडियम लेते हैं या निकल ले सकते हैं, है ना, निकल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं और प्रोसेस करने के बाद से ये क्या होता है? चेंज हो जाता है एक सिंगल सैचुरेटेड कार्बन में, या सैचुरेटेड चेन में चेंज हो जाएगा। कैटालिस्ट का फंक्शन क्या क्या होता है? मेनली ये जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो उसको क्या करता है? विथआउट इसके अलावा क्या हो सकता है? रिएक्शन नहीं हो सकता है, और कैटालिस्ट होने की वजह से रिएक्शन और स्लो या फास्ट हो जाता है। ये कैटालिस्ट का अपने आप में एक रोल होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या घटा देगा। ये 2 काम करता है कैटालिस्ट, प्रोसेस को स्लो कर देता है और फास्ट कर देता है।
ये कैटालिस्ट का यूज होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इस प्रोसेस का, जैसे कि एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में ये रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि हम कमर्शियली तौर पर इसका इस्तेमाल में लेकर के आते हैं। किसके लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में, और किसके लिए, वेंस्पाइट घी में इसको यूज किया जाता है, सॉलिड फैट के लिए और वेजिटेबल ऑयल में, और निकल कैटालिस्ट का यूज करते हैं हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का जानो आप, यूज में लेकर के बस आया जाता है, इसका एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में और कहाँ घी में, वनस्पति घी जो होता है, जैसे कि डालडा वगैरह आप जानते हो ना, उसमें इसका यूज में लेकर के आया जाता है इस कैटालिस्ट का। और सॉलिड फैट हो गया जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, पाम ऑयल वगैरह, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, निकल कैटालिस्ट हो गया, ये सारी चीजें जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल में लेकर के आया जाता है। और केमिकल डिस्ट्रक्शन क्या क्या है बच्चों, फैट्स और ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो होता है टिपिकली लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं इसमें, और एनिमल फैट जो होता है इसमें भी लॉन्ग सेचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। तो दो चीजें हैं, वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जो वेजिटेबल ऑयल होता है इसमें अनसेचुरेटेड, लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन एनिमल फैट्स में जो होता है वो लॉन्ग सेचुरेटेड कार्बन चेन होता है। इसमें अनसेचुरेटेड होगा, इसमें सेचुरेटेड होगा। दो चीजें हैं, एनिमल फैट्स में अनसेचुरेटेड लेंगे, और वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं। अब देखो एक बात करते हैं हम, ये दो बातें हमने देखा, ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन देखा। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है बच्चों, तो ये इसमें जो है लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मीथेन है हमारे पास में, मीथेन है, ये क्या है, ये मीथेन है। मीथेन जब इसका Cl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है CH3Cl और साथ में HCl गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट किया जाता है, और किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो रिएक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे एल्केन्स, एल्केन्स जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, और जनरली ये अनरिएक्टिव और क्या होता है, इनर्ट होता है, यानी अनरिस्पॉन्सिव होता है। जब बहुत सारे ऐसे केमिकल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके रिएजेंट के तौर पर इसको हम इस्तेमाल में लेकर के ज़्यादा नहीं आते हैं सैचुरेटेड को। रिएक्शन क्या क्या है बच्चों, जैसे कि इसमें Cl2 हुआ है ना, या यूवी रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन टाइप कैसा है, तो बच्चों ये रिएक्शन टाइप जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिज्म ये कहता है कि रिएक्शन में हम क्लोरीन एटम्स का यूज करके रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन एटम से क्या कर रहे हैं, क्लोरीन एटम्स को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करके, और क्या एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि क्या करता है, 1 बाय 1 इसको चेंज करते जाता है, जिसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। उस प्रोसेस में हम रिप्लेस करते जाते हैं कार्बन को, और साथ में हम क्या लगाते जाते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को। डिफिनेशन क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो अनदर एटम से क्या होते हैं, ग्रुप में ही क्या होते हैं, एटम्स में अटैच होते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो जब हायर मेंबर के, जैसे कि होमोलोगस सीरीज में, होमोलोगस सीरीज मींस हेलो एल्केन्स के पार्ट, हेलोजन ग्रुप के पार्ट, एल्कीन के साथ जब भी रिएक्ट होते हैं तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिसमें के डिफरेंट ऐसे नंबर्स जो होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं Cl एटम से, और टिपिकली ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। क्या क्या हो रहा था इस रिएक्शन में, आपको दिख रहा होगा। इस रिएक्शन में मेनली क्या होता है, CH3Cl प्लस HCl, और बाद में धीरे धीरे चीजों को रिप्लेस करते जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और Cl को अटैच करते जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है उसको नाम देते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करने के बाद से यहाँ पे किसका अटैचमेंट हुआ है, Cl का, इसीलिए CH3Cl बना, साथ में HCl बना। ऐसे ही और भी रिड्यूस करेगा, CH2 के साथ Cl2 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, CH के साथ में CHCl3 आ जाएगा, है ना, जो कि क्लोरोफॉर्म, इस टाइप के हम चीज़ों को बना सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी बनाते हैं। CCl4 जो बनता है वो CH4 से मिलकर के बनता है, और किसके प्रेजेंस में होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं।
ये आगे भी प्रोसेस बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, CCl4 तक जाएगा, और भी सारी चीजें हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा क्या क्या चीजें हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बेसिस पर देखा गया था, जिसमें हम दो तीन मुख्य बातों पर बात करते हैं। दो रिएक्शन के तौर पर हम इन सब चीजों को समझेंगे। पहला क्या होगा, सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिर देखेंगे इसके रिएक्शन ऑफ इथेनॉल देखेंगे कौन कौन से, पहले देखेंगे सोडियम के साथ रिएक्शन, फिर सेकंड देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन देखेंगे। ये किस में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में। ऐसे ही अगर हम इथेनोइक एसिड्स की बात करें तो इसमें दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है एस्टरिफिकेशन और सोप और डिटर्जेंट का। अब बेसिस के साथ में सोप का फॉर्मेशन और इथेनोइक एसिड्स का बनना, ये सब समझेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड्स में। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात करें कि इथेनॉल क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके नेचर के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या सॉल्वेंट होगा, सॉल्बिलिटी होगा, या इसके अंदर टॉक्सिटी कैसे बात होती है, ये सारी चीजें। ये जनरली तौर पर जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, क्या क्या है ये है 2Na प्लस में 2CH3CH2OH है, और ये रिएक्शन होने के बाद से क्या बन रहा है, 2CH3CH2 और O, और यहाँ पे Na प्लस, और साथ में क्या हो जा रहा है, H2 हो जा रहा है। ये जो होता है उसका क्या नाम बोलते हैं, इसको कहते हैं हम सोडियम इथनो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम इथनो ऑक्साइड। जिसमें कैसा रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन पहला है, सबसे पहली बात करते हैं जब रिएक्शन कर रहा है सोडियम का रिएक्शन, फिर देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, क्योंकि ये जो है ये आपके पेपर में लिखने को आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और इथेनोइक एसिड्स का भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। पहली बात करते हैं इसके स्टेट की। तो स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट्स के ऊपर बात की जाए तो लिक्विड जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर होता है। कॉमन नेम क्या क्या है इसको जैसे कि इथेनॉल भी कहा जाता है, तो अल्कोहल के तौर पर हम इसको कॉमन नेम बोल सकते हैं या इथेनॉल कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी इसका यूज में लेकर के आया जाता है, और ज़्यादातर क्या होता है कि अल्कोहल में हम यूज में लाते हैं, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वही क्या होता है, हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है। अब जो बच्चे ड्रिंक नहीं करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं उड़ते पंजाब की तरह आजकल अपने आप को और ग्रोथ करते जा रहे हैं। बच्चों, इससे आपका भविष्य जो है पूरा अंधकार में है, इतना लिख करके रख लो। जो 3-4 चीजों में पहले पढ़ा वो गया, इतनी सी बात आप ध्यान देना। सॉल्वेंट के तौर पर क्या क्या है, गुड सॉल्वेंट होता है ये, जो कि यूजफुल है मेडिसिन के लिए, डॉक्टर, और क्या है, टिंकर और आयोडीन हो गया, या सिरप में इसका यूज में लेकर के आना जाता है, और बहुत से ऐसे टॉनिक में भी इसका यूज में लेकर के आया जाता है। किसका, इथेनॉल का, ताकि वो कफ सिरप, जैसे कि अभी इस समय में कफ सिरप जो है बीच में काफी फेमस हुआ था कि कोरेक्स करके कफ सिरप था, जिसमें इसकी मात्रा ज्यादा थी, और इसको लोग नशीले पदार्थ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस पे क्या किया जाए, रोक लगाई गई, गवर्नमेंट ने रोक लगाया और इसको बैन किया कोरेक्स को। कफ सिरप जैसे आप पीते हो, पीने के बाद से इंस्टेंट आपको क्या आती है, हल्की सी नींद आने लगती है। कारण यही है, अगर आपको अपनी खांसी दूर करनी है तो इन सिरप्स को अवॉइड करो, और नहीं अवॉइड हो रहा है तो भाई काढ़ा बना करके पियो। सबसे बढ़िया चीज है आपकी खांसी और भी बीमारियों को दूर करने के लिए आप नेचर की तरफ जाओ, जो कि जो बुखार लगना, बुखार तो खैर ठीक है भाई, उसको तो खत्म करना है, उसके लिए मेडिसिन की जरूरत प्रॉपर है, लेकिन सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो इन सब चीजों के लिए आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर के सिरप मत लो। अपने आप को नेचुरली थोड़ा सा नेचर से जो भी चीजें हैं उसको, आयुर्वेदिक जो चीजें उसको इस्तेमाल में लेकर के आओ, जिससे क्या होगा, आपको और भी सारी चीजें, बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, और आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा आपका। ये क्या होता है बाबू, सॉल्युबल ऑफ वाटर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज, टॉक्सिटी क्या है इसका, जैसे कि जो डाइल्यूट इथेनॉल होता है ये ड्रंकनेस को बढ़ाता है, और इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी अगर लेते हैं प्योर इथेनॉल का, तो ये हमारे लिए एब्सोल्यूट अल्कोहल का भी काम करता है, जो कि क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है, डेडली भी होता है। ये मर भी सकता है आदमी अगर ज्यादा मात्रा में ले लिए तो इथेनॉल को।
लॉन्ग टर्म कंजप्शन से क्या होता है, मेनी हेल्थ इश्यूज आते हैं, मेनी लंग लीवर खराब हो जाएगा आपका, किडनी डैमेज हो जाएगा और आप ऊपर चले जाओगे। सीधी सी बात है, भगवान ने भेजा होगा आपकी आयु अगर 70 से 75 साल होगी तो आप कितने में चले जाओगे, 30 से 35 या 35-40 में आप राम को प्यारे हो जाओगे। भगवान ने जीवन दिया है तो जीवन को व्यर्थ न जाने दो, पढ़ाई में लगाओ, अन्य सब चीज़ों को रोशन करो, जीवन बहुत अनमोल है, इस चीज़ का आप ध्यान देना। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल क्या क्या है बच्चों, रिएक्शन में जैसे सोडियम अगर लेते हैं और इथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो चीज़ें हमें कुछ ऐसी मिलने वाली है ना। क्या क्या मिलेंगी, तो CH3CH2O माइनस का Na++H2 होगा। इसको मैं यहाँ पे ब्रॉड तरीके से थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये क्या है बच्चों, 2Na है, 2CH3CH2OH है। जब इसका रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, 2CH3CH2O माइनस Na+ और साथ में H2 गैस रिलीज हो रहा है यहाँ से। इस चीज़ का ध्यान देना, विजुअल नहीं होगा तो आप क्लियरली इस चीज़ को देख लेना अपने बुक्स में, है ना। फिर करते क्या है कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो भाई जब हम हीट करते हैं इसको कितने टेम्परेचर होना चाहिए, तो 443 केल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए। हीट करेंगे इथेनॉल को तो इसमें से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है रिजल्ट के तौर पर हमें मिलता है, जो कि डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है, इथेनॉल का हो रहा है, मानव का नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें क्या क्या ले रहे हैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या ले रहे हैं, CH3, साथ में हम इथेनॉल है हमारे पास में, सो CH3CH2OH हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसके लिए हम हॉट और क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और ये रिएक्शन होने के बाद से ये डबल बॉन्ड बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में H2O। तो कन्वर्जन के बेसिस पर अगर आपको इथेनॉल से बनाना है इथीन तो उसके लिए कंसंट्रेट हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और आप इसको आराम से कन्वर्जन के तौर पे बेसिस पे आप बना सकते हो। इथेनॉल से इथीन बनाना होगा और साथ में H2O रिलीज होगा। तो ये जो होता है ये क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इथेनॉल है और उसके बाद से ये क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। पहले वाले केस में हम सोडियम से रिएक्शन देखे थे। अब आते हैं हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होता है इथेनोइक एसिड्स का, उसको समझते हैं। पहली बात ये है कि भाई इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक है, दो चीजें हैं इसमें। तो मेनली क्या क्या है इसके कुछ ऐसी बातें हैं उसको समझ लो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के यूज के हिसाब से देखा जाए तो इसका अपीयरेंस और ऑर्डर क्या क्या कहता है बाबू, एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें क्या क्या होगा, खट्टा भी होता है, विनेगर, और स्ट्रॉन्ग इसके कुछ ऐसे स्मेल भी होते हैं, है ना। या कॉमन तौर पर हम ये कह सकते हैं विनेगर जो होता है वो कॉमन तौर पर हम इसके लिए समझते हैं कॉमन फॉर्म विनेगर है, जिसमें 5 से 8% जो होता है वो इथेनोइक एसिड्स होता है और वाटर गोल्ड जो होता है उसको हम विनेगर कहते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे फूड प्रिजर्व हैं इसको हम यूज में लेकर के आते हैं। जैसे अचार उचार पड़ता है ना, पिकलिंग जब की जाती है उसमें हम फ्लेवर के लिए फ्लेवर एजेंट के तौर पर हम इसका यूज में लेकर के आते हैं। कहते हैं ना फॉग, फॉग क्या होता है, एक परफ्यूम होता है जिसमें एक स्वीटी स्मेल की तरह निकलता है। तो वो क्या होता है, जनरली तौर पर इन सारे एसिड्स का यूज करते हैं। खट्टा भी होता है तो सावर होने की वजह से इसका टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। विनेगर आप जानते हो खट्टा होता है, सिट्रिक होता है। फ्लेवर एजेंट्स के तौर पर हम यूज करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 16.6 डिग्री सेल्सियस। और क्या है, ग्लाइकल एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये प्योर इथेनोइक एसिड्स है जिसका यूज करते हैं हम ग्लाइकल एसिटिक एसिड में। जैसे कि क्योंकि फ्रीज होता है आइस लाइक सॉलिड जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर, जैसे कि स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट्स में इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है किसको, ग्लाइकल एसिटिक एसिड्स को। और ये प्योर एथेनोइक एसिड्स होता है जो कि ग्लाइकल एसिटिक एसिड है। फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद से आइस लाइक सॉलिड्स और भी सारी चीजें जो है रूम टेम्परेचर पर ये रखा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 118 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। एसिडिटी के तौर पर ये वीक एसिड होता है और पार्शली डिसोसिएट होता है वाटर में।
बट इसका जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है वो जैसे कि कोरोसिव में यूज किया जाता है, और इसका जो कलर होगा वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में हो जाता है। तो एसिड का बेस बनना, सॉल्युबिलिटी जो होती है इसका हाई सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में, क्योंकि फॉर्मेशन किसका करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड्स का। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर लूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना। आते हैं दो टर्म पे, एक होता है आपका एस्टरिफिकेशन, दूसरा होता है सॉफ्टनिफिकेशन। ये एस्टरिफिकेशन क्या होता है इसी के बाद जस्ट हमें पढ़ना था। जैसे कि इथेनोइक एसिड जो होता है जब रिएक्ट होता है इथेनॉल से, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये प्रेजेंस होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड, और साथ में कैटालिस्ट यूज करते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या होगा, ये ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन बनाएगा। तो बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, जैसे कि हम एसिड लिए कुछ और इथेनॉल लिए और साथ में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, रिएक्शन कैसा हो रहा है, जैसे हम इसमें हम यूज कर रहे हैं क्या क्या, तो एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस में ले रहे हैं इथेनॉल C2H5OH, और रिएक्शन कैसा हो रहा है बच्चों, तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं H2SO4, तो ये किसका फॉर्मेशन होता है, ये ईस्टर बनता है, यानी CH3COO और C2H5 प्लस में H2O बनता है। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस होता है एस्टरिफिकेशन का। अब आते हैं दूसरे टर्म में जो होता है सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन का मिलने क्या क्या है, जैसे कि ईस्टर जब रिएक्ट होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड से, जिसमें ये दरअसल बेस होता है, और जैसे कि सोडियम जो सोडियम होता है ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होने के बाद से ये अल्कोहल इथेनॉल देगा, और साथ में हमें कुछ ऐसे फॉर्मेशन करता है किसका, सॉल्ट का, जिसका नाम है ये जो बोला जाता है उसको कहा जाता है हम कार्टोक्सिया एसिड कहा जाता है इसको। क्या क्या है ये, CH3COO, जो कि हमारे पास में ईस्टर आया, और ईस्टर का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये हमें दे देता है कार्टोक्सिया एसिड दे देता है, और साथ में ये इथेनॉल दे देता है। क्लियर है, ये फॉर्मेशन है सॉल्ट का, ये फॉर्मेशन है ईस्टर का। दो बातें थी, इसको जाननी जरूरी थी। अगर आपको समझ में आया होगा तो भाई सही है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा आपको बता सकता हूँ क्या क्या है इसमें। पहले प्रोसेस में क्या क्या है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या बन रहा है, एक हमारे पास में ईस्टर बन रहा है, जैसे कि ईस्टर और वाटर बन रहा है। कैसे बन रहा है, हम ले रहे हैं इसमें एसिटिक एसिड और साथ में ले रहे हैं इथेनॉल, और कैटालिस्ट के तौर पर ले रहे हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो ईस्टर का और वाटर का फॉर्मेशन दे रहा है। फिर उस ईस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इथेनॉल और साथ में हमें एक एसिड दे देता है, जो कि क्या कहता है, ये सॉफ्टनिफिकेशन, एक सॉल्ट बन के आ जाता है हमारे सामने। दो प्रोसेस में हमने सॉल्ट बना लिया, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन जिसको मतलब कि ये जो पार्ट था हमने पहले पढ़ा चुका हूँ इसको, लेकिन एक समरी के तौर पर आपके सामने है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके ऊपर से आते हैं सोप और डिटर्जेंट पे। देखो दो चार एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आप इसके सारे क्वेश्चंस को मैं रखूंगा अपने एक एक लेक्चर में। अब ये क्या क्या चीज है, अल्कलाइन केमोनोफोर अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, ईस्टर बना रहा था फॉर्मेशन। अल्कलाइन केमोनोफोर हीट के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये अल्कलाइन केमोनोफोर है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो एज ए कैटालिस्ट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट के तौर पर हम इसको यूज में लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम याद कर लेंगे सही से अपने रिएक्शंस को तो बहुत आसानी से। एक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन था, देखो ये स्ट्रक्चर बताना है किसका, इथाइन का। तो आप बना सकते हो, इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मेथड है, अब फार्मूला लगाओगे इथाइन का। देखो ये मक्खी जा रही है, तो मक्खी की वजह से इस पर जो है एसिड लाइन ड्रॉ हो गया। इथाइन में क्या होता है बच्चों, CnH2n-2 होता है। यहाँ अगर दो कार्बन है तो C2 2 × 2 माइनस का 2 करो, तो C2H4 में जाएगा 2, तो क्या मिलेगा, C2H2 ही मिलेगा। तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट है। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है किसका, इथाइन का। कभी पेपर में अगर प्रोपराइन पूछ दे या इथाइन तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है,
तो ये स्ट्रक्चर है किसका बच्चों, इथाइन का है। तो 2-3 बातें हैं ऐसे ही एमसीक्यू जो बीच बीच में हम सॉल्व करते रहेंगे। एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेनली कुछ इस टाइप से होता है, और अल्टरनेट क्या होते हैं, इस पर डबल बॉन्ड लगते हैं। बाकी जगह जो है ये पॉइंट पर कार्बन 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 ऐसे अटैच होते जाते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, या आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, ये हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो ये बॉन्ड हो गया आपका, फॉर्मेशन किसका है, बेंजीन रिंग का है। तो अल्टरनेट वाला चेक करो कौन सा है, ये अल्टरनेट है, यहाँ भी अल्टरनेट है, ये वाला अल्टरनेट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा अल्टरनेट के लिए। तो ये बेंजीन रिंग का सिंपल सा स्ट्रक्चर था, उसको समझना जरूरी है। और ये कार्बन जो डॉट दिख रहा है ना, डॉट पॉइंट जो दिखता है वो किसको जनरेट करते हैं, ये बताता है कार्बन। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है। तो जब हम पढ़ते हैं ना, जब कभी कभार इस टाइप से भी स्ट्रक्चर बन के आता है। ये जनरल तौर पर मिलता है किसमें, जब हम जेईई मेंस की प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं तो इसका जो पॉइंट होता है वहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होगा, ये जो स्ट्रक्चर है। तो हम आराम से क्या करते हैं, इन सारे का नाम करते हैं। कभी कभार डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए हेक्सेन बोलते हैं ना। और बाकी के हाइड्रोजन से एक बॉन्ड यहाँ से अटैच हो गया, तो बाकी आप हाइड्रोजन को रख सकते हो यहाँ 4 4, है ना। इस टाइप से हम फॉर्मेशन करते जाते हैं। तो बेंजीन रिंग हो गया, बाकी के स्ट्रक्चर हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लिए ना। अब आगे जो है हमें क्या जानना है, ऑक्सीडेशन का आ रही थी बात, इसमें एस्टरिफिकेशन हमने सॉल्व बना। अब आते हैं एक और चीज़ पे, पॉइंट पे, जैसे कि इसके पीछे वाला जो था एक समरी के तौर पर इसको रखा गया है कि भाई कंबशन में क्या हो रहा है। कंबशन में जनरली क्या करते हैं कि बर्निंग ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड, जैसे कि ऑक्सीजन से बर्न होना, जैसे CO2 बनाना, है ना, जिसमें हीट और लाइट रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, जैसे कि अल्कोहल जो होता है आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर लेता है, जिसके लिए हम रिएजेंट लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं, पोटासियम परमैंगनेट और K2Cr2 डाइक्रोमेट ले लेते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट, जो कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड्स बनना। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है ना, जो कि इसके कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें हम कैटालिस्ट के तौर पर निकल लेते हैं और प्लेटिनियम ले लेते हैं। और हाइड्रोजनेशन होता है किसका, वेजिटेबल्स ऑयल्स का। क्या होता है, एथीन से इथेन का बनना, ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई भी हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मीथेन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एटम जो होते हैं आपका हाइड्रोजन, उसको रिप्लेस करते जाते हैं और उसमें Cl को जोड़ते चले जाते हैं। जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ था, अभी हमने देखा था इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो और भी सारी चीजें हैं, जैसे आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है सॉप एंड डिटर्जेंट। तो सॉप एंड डिटर्जेंट में क्या क्या चीजें हैं, सॉप को घोलो और डिटर्जेंट को घोलो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात करते हैं ये है चीज के, जैसे कि हम इसमें क्या क्या चीज ले रहे हैं तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करें, 10 ml वाटर ले लें 2 टेस्ट ट्यूब में। इन 2 टेस्ट ट्यूब में कितनी वाटर ले रहा है, 10 ml। कितनी वाटर ले रहे हैं बच्चों, 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में। इसमें भी हम 10 ml ले लें। क्या क्या, पहले वाटर ले लें। अगर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो एक चीज जानो, तेल और पानी कभी मिलता नहीं है। तेल नीचे रह जाएगा, सॉरी पानी नीचे रह जाएगा, ऊपर तेल चला जाएगा। लेकिन सॉप में भी क्या होगा, फॉर्मेशन जो होगा घुल जाता है, जो कि डिटर्जेंट आप जानते हो घरों में यूज होता है। ऐसे एक्टिविलिया और भी सारी चीजें, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस केवल बता रहा हूँ। 10 ml वाटर लेते हैं 2 टेस्ट ट्यूब में। अब एक वाले टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे हम कुछ ऐसे डिटर्जेंट को ऐड कर देंगे, है ना। तो टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसे ड्रॉप्स डालेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन का। सबसे पहली बात करें, इन सबको चेक करो और देखो क्या चेंजिंग इसमें आ रही है, घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ये वाला जो होता है वो ये नहीं घुलता है ना। ये जो है अगर हम इसमें ऑयल मिलाएं तो ऑयल ऊपर रह जाएगा और नीचे जो है वाटर हो जाएगा इन टेस्ट ट्यूब में, है ना। सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट भी रहेगा और वाटर भी रहेगा।
जिसका हम यूज करते हैं, लेकिन समय के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो वाटर कभी कभार क्या होता है, वाटर ऊपर भी हो सकता है और नीचे तली में हमारा सोप जो होता है बच भी जाता है। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन हम इसको यूज में लेकर के आते हैं, डेली लाइफ में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो ऑब्जर्व आपको करना है, ये देखना है इसको है। अब बेसिक मैकेनिज्म जो है, ये एक वर्ड आता है मिशेल्स करके। मिशेल्स क्या क्या होती हैं इसके ऊपर थोड़ी बात करें। जैसे कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई अगर सॉप ले लें और एक प्लेन सरफेस ले लें, ड्राई सरफेस ले लें, तो उस पर क्या होगा, स्लिपरी होता है, कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्मेशन होते हैं। तो बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक मैकेनिज्म के ऊपर। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या कहती हैं इसकी, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा समझो। जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, सॉप ले रहे हैं या डिटर्जेंट ले रहे हैं, ये टाइप ऑफ क्या है, सर्फेक्टेंट्स हैं। सर्फेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, ये होता है सरफेस एक्टिव एजेंट, यानी स्लिपरी भी होता है कभी कभी। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी क्या है, ड्यूअल नेचर के होते हैं। इसमें क्या क्या दो पॉइंट्स हैं उसको समझनी जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं क्या कि हाइड्रोफोबिक टेल होता है इसका, जो वाटर रिपेलिंग है। और टाइम जो हो रहा है अभी 2:30 बजने वाला है। ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन की अट्रैक्ट होता है ऑयली ड्राई फैट्स ग्रेसेस के। ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, इसको मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आगे कुछ है नहीं ज़्यादा, और ये ज़्यादातर सॉप और डिटर्जेंट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको हमने कवर किया है। और फिर क्या करते हैं बच्चों कि अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और भी सारी चीज़ें होंगी, मिले रहिए, बनते रहिए चैनल के साथ में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मुलाकात होगी आपका, ठीक है।